आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट करीब है। वैसे में जो लोगों का रिटर्न अभी भी भरना बाकी है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको गौर करनी चाहिए रिटर्न फाइल करने से पहले। और जैसे कि 6 ही दिन आपके पास बचे हैं, तो क्विकली आप कैसे रिटर्न फाइल कर पाओगे वो भी ये वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो जैसे कि सुपर फास्ट आपको रिटर्न फाइल करना है लास्ट टाइम पे, तो उसके लिए क्या टिप्स है। तो पहले तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो इनकम टैक्स पोर्टल पे, वो डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और आप इनकम टैक्स पोर्टल पे अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हो। अदरवाइज आप रजिस्टर्ड हो चुके होगे तो आपके पास लॉगिन आईडी होगा जो आपका पैन नंबर होगा और आपके पास पासवर्ड होगा। पासवर्ड नहीं है तो उसको रिसेट करना है। लेकिन ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको रिटर्न फाइल के लिए चाहिए। अच्छा, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, क्या चेकलिस्ट है जो आपके पास होना चाहिए। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो वो वाले केस में आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए, जिससे लेके आप जो भी डिटेल फॉर्म 16 में बताई गई है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से वो आप आईटीआर में रिपोर्ट कर सके। अदरवाइज कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कमीशन से या ब्रोकरेज से इनकम अर्न होती है, तो वो वाले केस में आपको फॉर्म 16A भी आपके पास होगा तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज ये दोनों डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके 26AS और एआईएस जो डेटा होता है, एआईएस डेट नहीं, एआईएस डेटा, ओके। एआईएस जो डेटा होता है वो एक बार वेरीफाई करना है। फॉर्म 26AS में आपका जो भी इनकम बना होगा जिसके ऊपर टीडीएस कटा है, चाहे वो इनकम आपकी सैलरी हो या सैलरी को छोड़ के कोई और तरह की इनकम आपने रिसीव की है जिस पे टीडीएस काटा जाता है, तो वो फॉर्म 26AS में आपको इनकम टैक्स के जो साइट है उसके ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपके पास फॉर्म 16 या 16A है तो उसके साथ ये डेटा को आप वेरीफाई कर सकते हो। एआईएस में आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे, वो ट्रांजैक्शंस की डिटेल रहती है जो बैंक से या फिर म्यूचुअल फंड हाउसेस से ये डिराइव करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो उसके पास से एआईएस से आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि आपने कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर ईयर में किए हुए हैं। अगर आपके पास फॉर्म 16 तो है, लेकिन उसमें जो एग्जेम्पशंस है और डिडक्शन जो है उसमें अगर कोई चेंजेस है या फिर हो सकता है कि आपके लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर इसमें इंक्लूड नहीं हुए हैं, हो सकता है कि आपके ईयर एंड में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है या कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसे क्लेम कर सकते हो आप, ओके। तो ऐसे कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं जो सैलरीड पर्सन को मिलते हैं अलाउंसेस के, और डिडक्शंस कुछ होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दिया तो उसकी डिटेल भी आपको आपके फॉर्म 16 के साथ एक बार वेरीफाई कर लेनी है। और अगर फॉर्म 16 में वो डिटेल नहीं है और आप फाइनेंशियल ईयर में ही वो इन्वेस्टमेंट किया है तो आप क्लेम कर सकते हो, अगर इनकम टैक्स के प्रोविजन से वो डिडक्शन या एग्जेम्पशंस क्लेमेबल होता है वो वाले केस में। तो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट और डिडक्शन वो भी आपको एक बार फॉर्म 16 में जरूर से वेरीफाई कर लेना चाहिए। अच्छा, अगर आपकी सैलरी को छोड़ के कोई और इनकम है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी की आपकी कोई इनकम है जहाँ पे आपको आपकी कोई रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है जिससे आपको रेंट की इनकम मिलती है, तो वो इनकम आपको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। तो वो एक बार आप नोट कर लीजिए कि पूरे साल में कितनी इनकम बनती है। देन उस पे कुछ एक्सपेंसेस है वो आप क्लेम कर सकते हो। एक्सपेंसेस जैसे म्यूनिसिपल टैक्सेस आपने पे किया होगा तो वो आप क्लेम कर सकते हो। कोई और खर्चा आपने घर पे किया है तो वो भी क्लेम कर सकते हो जनरली। अच्छा, यही जो आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर आपने कोई लोन ले रखा है तो वो वाले केस में उसका जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट आप 24B में 2 लाख तक इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो आप पर्टिकुलर हेड में, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। और अगर ये वाली जो प्रॉपर्टी है आपकी वो आपने भाड़े पे दे रखी है तो जितना भी होगा इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हो जो भी बनता होगा पूरे साल में। कुछ केसेस में जहाँ पे आपको ITR 2 या ITR 3 फाइल करना होता है वो वाले केस में आपके जो टेनेंट्स है उसकी केवाईसी की डिटेल भी आपको लेनी रहती है, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह एंटर करना पड़ता है।
जब ITR 2 और ITR 3 फाइल करते हो, वो वाले केस में कब फाइल करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी इतना याद रखिए कि ITR 2 और 3 के केसेस में अगर हाउस प्रॉपर्टी से आपको कोई रेंटल इनकम मिल रही है तो आपके टेनेंट की डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी। चलिए, अगर आप बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स हो या फिर हो सकता है आप सैलरीड पर्सन हो लेकिन बिजनेस से भी कुछ इनकम आप अर्न कर रहे हो, तो वो वाले केस में आपका जो टोटल टर्नओवर है या फिर प्रोफेशनल के केस में आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो डेटा आपके पास होना चाहिए। अगर अकाउंट मेंटेन करते हो तो वहाँ से आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल। अदरवाइज आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम एक होती है, इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है कि अगर आप बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, तो वो वाले केस में आपको आपका जो भी टर्न ओवर है वो भी अप्रोक्स दिखाना है और आपका जो भी प्रॉफिट है वो भी टर्न ओवर का एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपको दिखाना रहता है। ओके, तो टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम लेना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको पहले से डिसाइड करना है कि मेरा टर्नओवर इतना है तो इसके ऊपर मैं 8% से ज़्यादा या 6% से ज़्यादा एक क्राइटेरिया होता है एज द केस में भी। ओके, तो उस हिसाब से आपको 8% या 6% से ज़्यादा आपका प्रॉफिट डिक्लेयर करना रहता है। तो ये एक तरह की इनकम है, स्पेकुलेटिव इनकम, सॉरी, जिसे हम इनकम तो बोलेंगे लेकिन ये प्रिजम्पटिव इनकम हो गया आपके। ओके, और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 44AD, 44AD E और 44AD A के अकॉर्डिंग आपको ये बेनिफिट मिलता है। तो डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन ये कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। देन स्पेकुलेटिव इनकम है आपकी, अगर F&O से कोई प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है तो वो भी आपको रिपोर्ट करना है। स्पेकुलेटिव माने आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो स्टॉक मार्केट में तो वो रिपोर्ट करना है आपको। ओके, उसका जो प्रॉफिट है वो या फिर लॉस हुआ है तो लॉस भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन स्पेकुलेटिव जो इनकम होती है उसका लॉस आप अगले साल में 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 4 साल या 8 साल वो मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वो 4 साल तक आप स्पेकुलेटिव जो लॉसेस है अगर आपके इंट्राडे से तो वो आप सेटअप कर सकते हो स्पेकुलेटिव इनकम के सामने ही। F&O की बात है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करते हो और वहाँ पे भी आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो आपको रिपोर्ट करना जरूरी बनता है। देन आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग से, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट, एक नया शेड्यूल लॉन्च किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। उसके अकॉर्डिंग अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग आप करते हो और उसमें जो भी इनकम बने उसके ऊपर 30% टैक्स चार्ज किया जाता है, ये स्पेशल टैक्स रेट रहता है। ओके, तो ये भी रिपोर्ट करना बहुत जरूरी बनता है आपके लिए। देन बात करेंगे कैपिटल गेन की। हमने इंट्राडे की तो बात कर ली, F&O ट्रेडिंग की बात कर ली, लेकिन जहाँ तक बात है कि आपने कोई सिक्योरिटीज़, जहाँ तक बात है इक्विटी और म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड खास तौर पे जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं, तो वो वाले इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या इक्विटी में आपने ट्रेड, आपने पोजीशन बनाई थी और वो पोजीशन आपने काटी है 1 साल के बाद, मीन्स 12 महीने के बाद अगर आप कोई शेयर बेच रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड बेच रहे हो तो वो वाले केस में आपको कैपिटल गेन देना पड़ता है क्योंकि ये कैपिटल एसेट कंसिडर होता है। जहाँ तक बात है 1 साल के अंदर आपने कोई स्टॉक या फिर आपने म्यूचुअल फंड बेचा है तो वो वाले केस में वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसिडर होता है और वहाँ पे आपको 15% टैक्स देना बनता है। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माने 12 महीने के बाद आपने वो पोजीशन आपने स्क्वायर ऑफ की है, मीन्स शेयर बेचा है 12 महीने के बाद, तो वो वाले केस में वहाँ पे आपको 10% टैक्स देना रहता है। ये स्पेशल टैक्स रेट होता है। ओके, ये स्लैब के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, 10% देना है। और जहाँ तक बात है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तो वो 1 लाख तक की आपको रिबेट गवर्नमेंट देता है। मीन्स समझ लीजिए कि वो जो आपका कैपिटल गेन बनता है वो 1 लाख है तो 1 लाख आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन 1,50,000 है अगर तो 50,000 पे आपको 10% मीन्स 5,000 टैक्स देना बनता है। वैसे ही अगर आपकी कैपिटल एसेट में लैंड और बिल्डिंग है तो वो वाले केस में 24 महीने कंसिडर होते हैं। 24 महीने के पहले अगर आप उसे बेचोगे तो आपको स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा, उसका जो भी मीन्स प्रॉफिट बना होगा आपकी प्रॉपर्टी का। और जहाँ तक बात है कि 24 महीने के बाद अगर बेचते हो तो वो वाला केस में इंडेक्सेशन किया जाता है। आ, एक इंडेक्स्ड वैल्यू निकाली जाती है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होती है, मीन्स खरीदी की जो आपकी प्राइस होती है उसका इंडेक्सेशन किया जाता है, एक कैलकुलेशन रहता है।
और उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट बनता है उसके ऊपर 20% आपको टैक्स देना पड़ता है। मैं फिर से बता दूं आपको, कैपिटल गेन से जो भी इनकम होती है वो स्पेशल इनकम कंसिडर होती है, उस पे उसके ऊपर स्पेशल रेट से टैक्स चार्ज किए जाते हैं। चलिए, अगर आपकी कोई इनकम है, जैसे आपने कोई इंटरेस्ट अर्न कर लिया किसी भी तरह का, सेविंग बैंक अकाउंट से, एफडी से, या किसी और तरह का इंटरेस्ट आपको मिलता है, तो वो आपकी अदर इनकम में कंसिडर होगा। तो अदर इनकम का जो शेड्यूल होता है उसमें ये रिपोर्ट करना बनता है। उसमें फैमिली पेंशन भी होता है और डिविडेंड इनकम भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। देन आपने कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी से, जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, पार्ट टाइम एक्टिविटी से जो कुछ अर्न किया है वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। उसी के साथ ये सारे जो हेड्स होते हैं, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, बिजनेस प्रोफेशन का, कैपिटल गेन का, या फिर अदर सोर्सेज का, उसको छोड़ के जो डिडक्शंस होते हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ प्रोविजन रखे हैं, 80 फैमिलीज का जो डिडक्शन होता है, 80C, 80D एक्सेट्रा, ओके, 80C से लेके 80U तक, तो वो जो डिडक्शन होते हैं, वो डिडक्शन आपको क्लेम करने हैं। तो पहले वो आपको एक चेकलिस्ट बना लेना है कि क्या क्या कौन कौन से डिडक्शन 80C में फॉल करते हैं, क्या 80D में होगा, क्या DD में होगा, क्या यू में होगा, क्या TTA में होगा, वो पहले से आपको डिसाइड करके रखना है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि चैप्टर 6 से में 80 फैमिलीज के जो डिडक्शन होते हैं वो आप क्लेम कर सकते हो, जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट और कुछ खर्चे भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिडक्शन के तौर पे देता है। लेकिन इसके लिए आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल करना होगा। वो क्या है वो भी अभी बताऊंगा। चलिए, ITR फाइलिंग से पहले आपको डिसाइड करना रहता है कि आप नए टैक्स रेजिम में फाइल करोगे रिटर्न या फिर पुराने टैक्स रेजिम में। ओके, नया टैक्स रेजिम और पुराना टैक्स रेजिम दोनों अगर आप गूगल भी कर लेगो तो आपको वो स्लैब रेट मिल जाएगा। तो वो पहले आपको डिसाइड करना है, और उसी के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेटर भी आपको मिल जाएगा इनकम टैक्स टैक्स के पोर्टल पे। वहाँ पे जाके आप ये पूरा एस्टिमेट भी कर सकते हो, आपकी पूरी इनकम वगैरह रिपोर्ट करो वो कैलकुलेटर में, और आपको नए टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग कितना टैक्स बनता है और पुराने टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग कितना टैक्स बनता है, तो इस हिसाब से पहले से ही आप कैलकुलेट कर लो कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है, या फिर लायबिलिटी बनती ही नहीं है तो वो आप नए और पुराने टैक्स रेजिम में से कौन सा आपको बेनिफिशियल है वो आप पहले से डिसाइड कर पाओगे। चलिए, अगर सैलरीड पर्सन हो तो आपको नए टैक्स रेजिम से पुराने टैक्स रेजिम में स्विच करने में दिक्कत नहीं है, कभी भी आप स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हो तो अभी ये जो पोर्टल है वो पोर्टल पे 2024-25 का आप असेसमेंट या 2024-25 के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट नया टैक्स रेजिम हो गया है पोर्टल पे। तो उसके लिए आपको, अगर पुराने टैक्स रेजिम में, मीन्स नया टैक्स रेजिम और पुराने टैक्स रेजिम में यही डिफरेंस है कि नए टैक्स रेजिम में आपको डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं मिलते कई सारे। ओके, ना ना ही मान लो कुछ मिलते हैं, लेकिन ना ही मान लो तो चलेगा, तो कुछ डिडक्शन या एग्जेम्पशंस नहीं मिलते। लेकिन पुराना टैक्स रेजिम अगर आप ऑप्ट करते हो तो वो वाले केस में आप डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हो। तो अगर आपको पुराना टैक्स रेजिम चाहिए और आप बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल हो, तो आपको पहले फॉर्म 10IEA फाइल करना पड़ेगा। इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको ये मिल जाएगा, ये फाइल करना रहता है अगर आप बिजनेसमैन और प्रोफेशनल हो और आपको पुराने टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल करना है वो वाले केस में। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट नए टैक्स रेजिम में आप जा सकते हो। अच्छा, इसी के साथ आप जब फाइल कर रहे हो रिटर्न, तो आपको जो भी अपडेटेड प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में वो आपको मालूम होने चाहिए कि क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे अगले साल के लिए असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए जो अभी चेंज बजट में हुआ है, तो वो टैक्स कंसल्टेंट को पता रहता है, लेकिन जो कॉमन मैन होते हैं उनको नहीं पता रहता है। तो वो अभी का जो प्रोविज़न है उसी के अकॉर्डिंग अगर फाइल करने जाएंगे तो एरर्स होती है या फिर कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करो तो आप जो भी वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए जो अपडेटेड प्रोविज़न है वो आपको पता होने चाहिए, या फिर आपके जो भी एडवाइज़र है, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उनसे पूछ लो एक बार कि क्या कैसे क्लेम करना है, या फिर किसी प्रोफेशनल से ही अपना रिटर्न फाइल करवाए। देन रिटर्न फाइल करते वक्त कुछ शेड्यूल्स होते हैं, वो शेड्यूल को प्रॉपरली रिपोर्ट करना रहता है, अदरवाइज एरर्स आती रहती है। कई लोगों को पता नहीं रहता, शेड्यूल प्रॉपरली फाइल नहीं करते, और फिर हमें कई बार व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट वगैरह आते, ये हो गया वो हो गया, फिर हमें बोलना पड़ता है, वो डिटेल में देखना पड़ेगा तब जाके समझ। तो शेड्यूल्स को प्रॉपरली आपको भरना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आती रहेगी। तो वो अगर आपको पता नहीं है तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
अच्छा, आप ये भी देख लो कि आपके लिए कौन से आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है। आप आईटीआर 1 भरोगे, 2 भरोगे, 3 भरोगे या 4 भरोगे। ओके। जनरली आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 बिजनेसमैन के लिए होते हैं, और वो सिंपल फॉर्म होते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आईटीआर 1 सहज होता है, आईटीआर 4 जिसे पहले सुगम भी बोला जाता है, तो वो भी इजी होता है। आईटीआर, अभी सभी आईटीआर की बात करें, आईटीआर फॉर्म की बात करें, तो आईटीआर 1 सैलरीड के लिए होता है, 4 बिजनेस और प्रोफेशनल, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स के लिए होता है। और आईटीआर 2 3 कैपिटल गेन के केसेस में वो आ जाता है, या फिर कभी इनकम बढ़ जाती है 50 लाख से, अगर इनकम ज़्यादा है सैलरीड पर्सन की, तो वो आईटीआर 2 में जाएगा। कैपिटल गेन की इनकम है तो सैलरीड पर्सन आईटीआर 2 में जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके इनकम की डिटेल क्या है। वैसे जो बिजनेसमैन है उनको अगर ऑडिट करना बनता है, ओके, तो वो वाले केस में, ऑडिट वाले केस में उसको आईटीआर 3 फाइल करना है। और दूसरे केसेस में अगर उसका समझ लीजिए कैपिटल गेन से भी इनकम बनती है, तो वो वाले केस में भी उसे आईटीआर 3 फाइल करना रहेगा। चलिए, तो वो देखना है आपको कि कौन सा रिटर्न फाइल। देन अगर आपने टैक्स एस्टिमेशन कर लिया है, कैलकुलेटर जो ऑनलाइन कैलकुलेटर होता है उसे यूज़ करके आपने आपकी टैक्स लायबिलिटी डिसाइड कर ली कि इतनी टैक्स बनेगी मेरी, तो एक काम करिए, आप रिटर्न बनने से पहले टैक्स पे कर लीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखिए, ये ऑप्शन आता है, आप जब रिटर्न फाइल करते हो तो ये वाला ऑप्शन आता है कि आपका टैक्स का पे नाउ वाला एक ऑप्शन आता है, वहां से कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि पोर्टल पे कुछ एरर्स आती रहती है, और टैक्स तो पे हो जाएगा, लेकिन फिर से आपको लॉग आउट करना पड़ेगा, और फिर लॉग इन करोगे फिर वो डिटेल रिफ्लेक्ट होती है। और कई बार ये भी होता है कि डिटेल आधी अधूरी ही रिफ्लेक्ट होती है, तो फिर से आपको वो चलन देखना पड़ेगा और डिटेल डालनी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि पहले ही आप टैक्स पे कर लो। ओके। तो टैक्स पे कर लो, उसके बाद रिटर्न भरो, तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती है उसके अंदर, और प्रॉपरली आप रिटर्न फाइल कर पाते हो। मीन्स एक ही वक्त में वो रिटर्न फाइल हो जाएगा फिर। चलिए, यहाँ पे बताया गया है कि ईच रिक्वायर्ड कॉलम है, जैसे मैंने बताया कि आप शेड्यूल, जैसे आईटीआर 2 और आईटीआर 3 की बात करें, मैं आईटीआर 3 की अगर बात करूँ, बिजनेसमैन के लिए होता है और प्रोफेशनल्स के लिए, तो उसमें कई सारी डिटेल होती है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी डिटेल कहाँ पे डालनी है। ओके। तो वो वाले केस में आप किसी प्रोफेशनल्स की ही हेल्प ले लो, और जो चीज़ें जो शेड्यूल में एक पर्टिकुलर कॉलम में रिपोर्ट करनी है तो वो रिपोर्ट करनी पड़ेगी। कई बार कुछ डेटा है ऑटो रिफ्लेक्ट होता है, कई बार पोर्टल के चलते कुछ चीज़ें अपने आप रिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो आपको मैन्युअली डालना पड़ता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ों को जस्ट डिलीट करना रहता है। कुछ नहीं, डिलीट करना है। कुछ हैक्स होते हैं, जैसे एक पिन कोड वाला हैक्स, इन पिन कोड वाला एरर चल रहा है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। आपको वो पिन कोड थोड़ा बहुत चेंज कर देना है, आपके सिटी का जो मीन्स सिटी के अराउंड वो पिन कोड थोड़ा चेंज होता रहता है, तो वो चेंज करके देखो एक बार, वो अपने आप एग्जीक्यूट होता है। तो ये भी चीज़ें काम करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको पता होता है, अदरवाइज कोई पहली बार फाइल कर रहा है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये बार बार ऐसे एरर क्यों आ रहे हैं। ओके। तो ये कुछ हैक्स होते हैं। ओके। वो ज़्यादातर प्रोफेशनल जो फाइल करते हैं रेगुलरली उन्हें पता रहता है, तो वो फाइल कर लेते हैं। अदरवाइज ये दिक्कत रहती है। तो आप पहले ये चीज़ों को भी थोड़ा देख लो कि पोर्टल का भी एक एक मिजाज रहता है, वो आपको पहचानना पड़ता है उसका बिहेवियर। देन जो एरर आ रही है वो कई केसेस में जेन्युइन एरर होती है, तो आपको वो इम्प्रूव करना रहता है, तो वो आपको देख के चलना है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि वेबसाइट पे काफ़ी ट्रैफिक होता है, या फिर जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अभी लास्ट डेज चल रहे हैं, तो वो वाले केस में कई लोग रिटर्न फाइल करते हैं, तो साइट प्रॉपरली काम नहीं करती। सर्वर जनरली यही लगता है कि सर्वर डाउन है इसका। ओके। और बार बार एक एरर होगी, या फिर कुछ शेड्यूल में आप जाओगे और वहीं पे आपकी जो स्क्रीन है वो स्टक हो जाएगी, बिजी वाला सिंबल नज़र आएगा। तो ये कुछ होता है। अब ऐसे केसेस में हो सके तो ऐसा कोई टाइम आप पिक कर लो, लेट नाइट में आप फाइल करो या फिर अर्ली मॉर्निंग फाइल कर लो, ये काम करता है। कभी कभी लास्ट डेज में यही काम करता है, क्योंकि जनरली बिजी होता है वेबसाइट। तो अर्ली मॉर्निंग में या फिर लेट नाइट में आप फाइल करो तो वो जनरली काम हो जाता है। और फिर भी आपको एरर आ रही है और वो वाले केस में आपने सारे शेड्यूल भर दिए हैं प्रॉपरली, तो एक काम करो, वैलिडेशन की एरर या ऐसी कोई एरर है जो जेन्युइन एरर नहीं है आपको नजर आती है, तो आप एक्सएमएल उसकी जो फाइल होती है वेरिफिकेशन के टाइप पे साइट पे ऑप्शन मिलेगा, वो एक्सएमएल फाइल को एक बार डाउनलोड कर लें। और
इसका बेनिफिट ये होगा आपको कि आप दूसरी बार जब अगर वो टाइम पे फाइल नहीं कर रहे हो, आपको कुछ और काम है, तो दूसरे किसी वक्त पे वो आप ऑफलाइन यूटिलिटी से भी वो फाइल कर लोगे। तो ये थोड़ा देखिए कि अगर आपके पास टाइम कम है और शेड्यूल पूरे भर गए, लेकिन कुछ एरर ऐसी है जो आपको जेन्यून सी नजर नहीं, यानी पोर्टल की खुद की ग्लिचेस हैं, तो वो वाले केस में एक्सएमएल फाइल एक बार जनरेट कर लो और ट्राई करो एक दो बार। कई बार ये भी होता है, मैंने खुद देखा है कि ऑफलाइन यूटिलिटी से ये एक्सएमएल फाइल ट्राई करते हैं तो वो नहीं होता है, फिर ऑनलाइन जाके करते हैं तो हो जाता है। तो वो पोर्टल का एक बिहेवियर है। अगर आपको ठीक से पता है सब चीज़ें कि आपने सही ही डाला है, तो वो वाले केस में आपको पता होगा कि एक टाइम होगा जब ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये चीज़ें होती है। कई लोगों को रिफंड में जो बैंक का वैलिडेशन का एरर आता है वो भी अपने आप रिजोल्व हो जाता है कई बार। ओके। कुछ जो गवर्नमेंट बैंक्स होती है उसमें वैलिडेशन की एरर रहती है, तो वो अपने आप रिजोल्व होता है, उसको टाइम देना चाहिए। तो वो आपको अपने हिसाब से देखना चाहिए। अगर 31 जुलाई में आपने रिटर्न फाइल किया है लेकिन ये बैंक वैलिडेशन एरर आ रहा है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी रिटर्न तो फाइल कर दिया है। तो वो ड्यू डेट से पहले आपने फाइल तो कर दिया है, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। आप ट्राई करते रहो। अगर बैंक से कोई प्रॉब्लम है तो बैंक में मिलो, या फिर अपने आप अगर रिजोल्व होता है तो ट्राई करते रहो। वो वैलिडेट जब हो जाए तब वो मीन्स आपका जो रिफंड होगा वो भी प्रोसेस हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके लिए जाननी ज़रूरी थी। आप भी अगर लेट फाइलिंग कर रहे हो अगर इनकम टैक्स रिटर्न, तो ये कुछ चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। अगर इन बिटवीन आपको लगता है कि आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप हमें ज़रूर से कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो से ज़रूर से आपको कुछ जानने को मिला होगा और आपका रिटर्न फाइलिंग में ये ज़रूर से आपको हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।